अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करना है, मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस थे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसको हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो मेनली फोकस है वो है लीडिंग एंड कंट्रोलिंग के ऊपर। अब इसमें जो है बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखेंगे मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज दी हुई हैं। अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है जिसमें 4 थ्योरीज आ रही हैं। फर्स्टली हमने डिस्कस करना है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड को, देन उसके बाद हमने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को डिस्कस करना है, और उसके बाद हमने हेज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करना है, देन हमने 3 नीड्स थ्योरी डिस्कस करनी है। ये 4 अर्ली थ्योरीज हैं मोटिवेशन की। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सी है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है बेसिकली ये हमारी नीड से रिलेटेड है। हमारी इसमें जो है 5 थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट वन पे है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स बेसिकली वो नीड्स होती हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जिनके बगैर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, जो कि हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं। लाइक अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा भी नहीं रह सकते इवन। ठीक है, लाइक एयर हो गई, हवा अगर ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे। वाटर हो गया, ठीक है, फूड हो गई, शेल्टर हो गया, घर हो गया हमारा, हमारी नींद हो गई, ठीक है, क्लोथ्स हो गए। ये क्या है? ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। इनके बगैर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इनको हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं, इनको हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आती है वो है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स जो होती हैं ये बेसिकली इसमें हमारे पास आ जाती है हमारी हेल्थ, ठीक है, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे रिसोर्सेज वगैरह। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। इसको हम सोशल नीड्स भी कह सकते हैं, इसको हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं। अब देखें वर्ड से आइडेंटिफाई हो रहा है, लव एंड बिलोंगिंग अफेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? हमारे फ्रेंडशिप्स, हमारे सराउंडिंग्स के लोग, हमारी फैमिली, हमारे कनेक्शंस, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स, ये सारा इसमें आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में। एस्टीम नीड्स, एस्टीम क्या है? अब ये हमारी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है। सेल्फ एस्टीम नीड्स, हमारी रिस्पेक्ट हो गई, हमारा सेल्फ एस्टीम हो गया, हमारा स्टेटस हो गया, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पहचान कैसे है, रिकॉग्नाइज हम किस तरह से किए जाते हैं, हमारी फ्रीडम। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? सेल्फ एस्टीम नीड्स में। एंड लास्टली जो है वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन बेसिकली वर्ड से आइडेंटिफाई हो रहा है एक्चुअल, कि एक्चुअली आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, ये आपके आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में। ठीक है, एक्चुअली में आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, ये इसमें आती हैं। ये बेसिकली जो मैस्लो ने पेश की है, रिप्रेजेंट की है मैस्लो ने, मैकग्रेगर मैस्लो है, ये ऑथर है मैनेजमेंट का, उसने ये थ्योरी दी थी 5 चीजों पे जो बेस कर रही है। अच्छा, अब जो मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी है ना वो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब जो थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं ना, ये नेगेटिव व्यू पॉइंट लोग होते हैं। ये लोग ना नेगेटिव लेते हैं चीजों को, ये अपने काम को काम नहीं समझते, ये काम करना पसंद नहीं करते होते, ये लोग काम से दूर भागते हैं, लेजी लोग होते हैं ये लोग, और ये इनसे ना फोर्सफुली काम करवाना पड़ता है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते। ये अगर काम करते भी हैं तो दिल लगा के नहीं करते, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे। अब इनके लिए क्या है कि इनके लिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए होती है। ठीक है, इन पे फुल होल्ड, फुल कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर ये लोग काम ना करें तो इनको डराना पड़ता है, इनको पनिशमेंट देनी पड़ती है, इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ते हैं। इन पे जो मैनेजर है, जो बॉस होता है, इनका फुल होल्ड, फुल कंट्रोल हो तो ये लोग काम करते हैं, अदरवाइज ये लोग काम से दूर भागते हैं। इसलिए इनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब उसमें जो क्या है कि एम्प्लॉयज को मैनेजर जो है ना उनको डराता है उनसे कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे या काम सही नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को आपकी जो सैलरी है, आपका जो रिटर्न है वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको डराया जाता है, इनको सजाएं दी जाती हैं। इनमें क्रिएटिविटी का फैक्टर भी नहीं होता, ये लोग क्रिएटिव लोग नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ अपने काम को जो है ना सर से उतारने वाला काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए क्रिएटिविटी इन लोगों में नहीं होती। इसके अगेंस्ट जो थ्योरी वाई वाले लोग होते हैं ना, ये पॉजिटिव व्यू पॉइंट लोग होते हैं,
یہ لوگ اپنے کام کو انجوائے کر کے کرتے ہیں, یہ رسپانسیبل بھی ہوتے ہیں, یہ خود کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, یہ مور کریٹو پیپل بھی ہوتے ہیں. اسی لیے مینیجر کا ان پر ٹرسٹ بھی ہوتا ہے, مینیجر ان کو فریڈم بھی دیتا ہے, ان کو ڈیسیژن میکنگ میں بھی انوالو کرتا ہے, اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو ڈفرینٹ انسینٹیوز وغیرہ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ہائیلی موٹیویٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ کام کو دل لگا کے کرتے بھی ہیں. تو اسی لیے ان کو جو ہے نا امپلائز, مینیجر ان سے خوش ہوتا ہے, اور ان کو جو ہے نا موٹیویشن کے لیے ان کو ڈفرینٹ جو انسینٹیوز ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں وہ بھی. جو تھرڈ نمبر پہ موٹیویشن کی تھیوری ہے وہ کون سی ہے, وہ ہے ہیزبرگ کی 2 فیکٹر تھیوری. یہ تھیوری بیسیکلی کس چیز پہ فوکس کرتی ہے, اس میں نا 2 فیکٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ایک ہائیجین فیکٹر کو, ایک موٹیویشن فیکٹر کو. جو ہیزبرگ نے موٹیویشن کو سمجھنے کے لیے تھیوری دی ہے اس کو بولتے ہیں 2 فیکٹر تھیوری. اس تھیوری کے مطابق جو جاب سیٹسفیکشن یا جاب ڈس سیٹسفیکشن یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یا تو پرسن جو ہے وہ جاب سے سیٹسفائی ہوگا یا ڈس سیٹسفائی ہوگا, یہ دونوں فیکٹرز جو ہے نا یہ الگ الگ ہیں بڑے. اب ہائیجین فیکٹرز کیا ہیں کہ ڈس سیٹسفیکشن کو روکنے والے فیکٹرز یہ ہوتے ہیں, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اگر ٹھیک ہوں تو امپلائز ڈس سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, اگر ٹھیک نہ ہوں تو صرف ڈس سیٹسفیکشن ختم ہوتی ہے, موٹیویشن زیادہ نہیں آتی. ان کو ٹارگٹ اچیو کرنے پہ نا ان کو ایکسٹرا انسینٹیوز, ایکسٹرا بونسز ان کو دیے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کے اگینسٹ میں یہ دیا جائے گا, تو وہ اپنی رسپانسبلٹی کو رسپانسبلٹی سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم یہ کام کریں گے دین ہی ہمیں یہ چیز ملے گی, تو وہ کام میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. اگر یہ فیکٹرز ہوں تو امپلائز جو ہے نا وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا سیٹسفیکشن لیول بھی ہائی ہوتا ہے اور ان کا موٹیویشن لیول بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہائی ہوتا ہے. 4تھ نمبر پہ اب موٹیویشن کی تھیوری ہے نا وہ کون سی ہے, وہ ہے 3 نیڈس تھیوری, جو کہ ڈیوڈ نے ریپریزینٹ کی ہے. اب اس کے اکارڈنگ کیا ہے, اس تھیوری کے مطابق ہر انسان کے اندر 3 بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو اس کی موٹیویشن کو انفلوئنس کرتی ہیں. یہ نیڈز ہر پرسن میں ڈیفرنٹ لیول پر ہوتی ہیں. اب اس میں کون سی نیڈز آ رہی ہیں, فرسٹ ون ہے نیڈ فار اچیومنٹ, این سے نیڈ. اب یہاں پر انہوں نے اس کو ریپریزینٹ کیا ہے NACH. این سے کیا ہے نیڈ اور ACH کیا ہے اچیومنٹ کا, ٹھیک ہے. اس طرح کا جو ہے نا یہ اس کا شارٹ ٹرم ہے, مطلب NACH اگر آ رہا ہے تو مینس نیڈ فار اچیومنٹ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ نیڈ ہوتی ہے جس میں انسان سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے. اس ٹائپ کے لوگ کیا کرتے ہیں, چیلنجنگ ٹاسک جو ہوتے ہیں نا ان کو پسند کرتے ہیں, اپنی پرفارمنس امپروو کرنا چاہتے ہیں, رسک لینے سے ڈرتے نہیں ہیں, گولز اچیو کرنے پر فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایسا اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ ٹاپ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا وہ آپ کی جو اسٹرگل ہے, آپ کی ایفرٹ ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. نیڈ فار اچیومنٹ کہ آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے اگینسٹ میں آپ کوئی ایفرٹ, آپ کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں. نیڈ فار پاور, پاور کیا ہے, این سے نیڈ اور POW کیا ریپریزینٹ کر رہا ہے, پاور کو, ٹھیک ہے. نیڈ فار پاور, اب پاور کی نیڈ یہ وہ نیڈ ہے جس میں انسان دوسروں کو انفلوئنس یا کنٹرول کرنا چاہتا ہے, دوسروں پہ اپنا ہولڈ چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائپ کے لوگ کیا کرتے ہیں, اتھارٹی اور کنٹرول کو پسند کرتے ہیں, لیڈرشپ رول لینا چاہتے ہیں, دوسروں کو گائیڈ یا ڈائریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیسیژنز پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل ایسے مینیجر جو ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں اور ڈیسیژنز لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب جن کے پاس ہولڈ ہوتا ہے, جن کے پاس پاور ہوتی ہے, جن کے پاس کنٹرول ہوتا ہے, یہ آئے گی نیڈ فار پاور کی. تھرڈلی کیا ہے, نیڈ فار ایفیلیشن. اب این کا نیڈ کا این اور ایفیلیشن کا AFF. اب اس میں کیا ہے, یہ وہ نیڈز ہوتی ہیں جس میں انسان ریلیشن شپس اور سوشل کنیکشنز چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائپ کے لوگ کیا کرتے ہیں, دوستی اور ٹیم ورک کو پسند کرتے ہیں, ایکسپٹ اور لائکڈ ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں, کنفلکٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, فرینڈلی انوائرمنٹ کو پریفر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایسے امپلائی جو ٹیم کے ساتھ اچھے ریلیشنز مینٹین کرتے ہیں, مطلب ایفیلیشن ہوتی ہے ان کی, ان کے ساتھ ان کی افیکشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی طرف ایفرٹس پٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ آتی ہیں. یہ تو 3 طرح کی نیڈز ہوتی ہیں. اچھا لاسٹلی جو تھیوری ہے نا موٹیویشن کی وہ کون سی ہے, گول سیٹنگ تھیوری. گول سیٹنگ تھیوری کیا ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انسان جب کلیئر اور اسپیسیفک گولز کو سیٹ کرتا ہے نا تو اس کے تھرو اس کی پرفارمنس بھی بیٹر ہو جاتی ہے.
ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। एडविन एक ऑथर है, उसने रिप्रेजेंट की है ये थ्योरी। इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के मुताबिक वो क्या कहता है, एडविन क्या कहता है कि इनके जो गोल्स होते हैं ना वो क्लियर होते हैं, ठीक है। लाइक जब गोल्स आपके स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मुझे 80% मार्क्स लेने हैं तो मैं उसके लिए ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ूंगी, ज्यादा एफर्ट्स पुट करूंगी। मुझे जो गोल एक सेट किया मैंने कि ये गोल, ये टारगेट मैंने अचीव करना है, उसकी अचीवमेंट के लिए मेरी एफर्ट जो है ना वो ज्यादा होगी। इसके अगेंस्ट में अगर मेरा कोई गोल सेट नहीं है ना तो मैं सिंपल नॉर्मल होंगी, मेरा कोई खास मोटिवेशन भी नहीं होगी, मैं खास फोकस्ड होकर काम भी नहीं कर रही होंगी। गोल्स जो है ना वो चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है गोल्स को अचीव करना, इंसान को मोटिवेट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करे। इनके ऊपर फीडबैक की होता है, अगर जो है प्रोग्रेस का पता चलता है कि फीडबैक मिले तो इम्प्रूवमेंट होती रहती है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगा, पता नहीं होगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन नहीं दी जाएगी, हमें फीडबैक नहीं दिया जाएगा, हमें रिव्यूज नहीं दिए जाएंगे, तो हम जो है ना वो बस नॉर्मल काम करते रहेंगे, हमारा ज्यादा अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ फोकस नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में अगर फीडबैक मिलेगा तो मैं ज्यादा अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ जाऊंगी। कमिटमेंट होता है इसमें, इंसान जब अपने गोल्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है तो ज्यादा एफर्ट लगा रहा होता है। टाइम बाउंड इसमें लिमिट होता है कि गोल्स के लिए डेडलाइन होनी चाहिए, वरना जो है ना हम ऐसे नॉर्मली हम काम करते रहेंगे, हमारा फोकस ज्यादा नहीं होगा। जब एक डेडलाइन सेट कर दिया, जब एक टाइम लिमिट, टाइम बाउंडिंग जब सेट हो गई है ना, तो फिर हमारा फोकस हमारे काम की तरफ ज्यादा होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में क्लियर गोल सेट कर लेते हैं तो आपका ज्यादा फोकस जो है ना वो काम की तरफ पे होता है, आप मोटिवेटेड भी ज्यादा होते हैं, आप सक्सेस को अचीव करने पे ज्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है लीडरशिप के ऊपर। अब लीडरशिप में डिफरेंट हम लीडरशिप थ्योरीज की बात करते हैं। पहले है अर्ली लीडरशिप थ्योरीज। अर्ली लीडरशिप थ्योरी में ना 3 तरह की थ्योरीज आ रही हैं। पहली है ग्रेट मैन थ्योरी, सेकंड है लीडरशिप ट्रेड थ्योरी, और थर्ड जो है ना वो है लीडरशिप बिहेवियर थ्योरी। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी लीडरशिप में आ रही है वो है कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। उसमें पहली है द फील्डर मॉडल, सेकंड है हर्से एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, और थर्ड है पाथ गोल मॉडल, ठीक है। और कॉन्टेम्परेरी व्यू ऑफ लीडरशिप है थर्ड नंबर पे, जिसमें 4 तरह की थ्योरीज आ रही हैं। एक है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, थर्ड है चार्मिस्टिक विजनरी लीडरशिप, और लास्ट जो है वो है टीम लीडरशिप थ्योरी। अब हम 1 बाय 1 इन सब को डिस्कस करेंगे डिटेल में जी। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे अर्ली लीडरशिप थ्योरीज में आ रही है वो है ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी क्या है? ग्रेट मैन लीडरशिप थ्योरी भी इसको हम बोल सकते हैं, या ग्रेट मैन थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप पैदाइशी होती है, सीखी नहीं जाती। मतलब पैदाइशी तौर पर आप में जो है कैपेबिलिटी आती है, आप उसको सीखते नहीं है, बाय बर्थ आप में ये चीज होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग नेचुरली लीडर्स होते हैं जिन्हें लीडरशिप के लिए स्पेसिफिक क्वालिटीज मिलती हैं, जैसा कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करना। इस थ्योरी का आइडिया यही है कि ग्रेट लीडर्स बोर्न होते हैं, मेड नहीं होते। इसको ग्रेट मैन थ्योरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले समझता था कि सिर्फ ग्रेट मैन जो है ना वो हिस्टोरिकल लीडर्स बन सकते हैं। हिस्टोरिकली जो लीडर्स होते हैं, लाइक जो अलेक्जेंडर होता है, ये लोग सिर्फ लीडर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इस थ्योरी का पढ़ने के बाद हमें आइडिया हुआ कि लीडर्स जो है ना वो बाय बर्थ होते हैं। लीडर्स को हम पैदा नहीं करते या बोर्न नहीं करते, बनाते नहीं है, वो पैदा होते हैं, बाय बर्थ उनमें ये क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। जो सेकंड थ्योरी है वो कौन सी है? ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप या लीडरशिप ट्रेड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स बोलते हैं क्वालिटीज को, ठीक है, क्वालिटीज की वजह से होती हैं। यानी अगर किसी मैन में ये क्वालिटीज हों तो वो लीडर बन सकता है। मीन्स अब यहाँ पर ये जो है ना ये ग्रेट मैन थ्योरी का ऑपोजिट है पड़ा। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि आप जो है लीडर को बना सकते हैं, सिर्फ वो पैदा नहीं होते बल्कि लीडर्स को क्रिएट भी आप कर सकते हैं, उनको बना भी सकते हैं। लाइक अगर वो उसमें इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसमें ऑनेस्टी ज्यादा है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं,
इमोशनली वो स्टेबल है, उसकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन है वो। इस थ्योरी का फोकस यही होता है कि लीडर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उनकी ट्रेड्स देखकर, ठीक है। अगर उनमें ट्रेड्स हैं, अगर उनमें क्वालिटीज हैं, तो अब उनको आप लीडर बना सकते हैं, ठीक है। ये उसका ग्रेट मैन का टोटली ऑपोजिट है। थर्ड नंबर पे क्या है, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब इस थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप बोर नहीं होती बल्कि सीखी जाती है, यानी फोकस ट्रेड पर नहीं है बल्कि लीडर्स के बिहेवियर पर है। यानी कि लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं, टीम को मोटिवेट करना, डिसीजन लेना, एम्प्लॉइज को सपोर्ट करना, कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह आ जाता है। इस थ्योरी में कहते हैं कि अगर सही बिहेवियर सीखा जाए तो कोई भी लीडर बन सकता है, मतलब आपके बिहेवियर के थ्रू आप लीडर बनते हैं। इसमें 3 कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज फेयर स्टाइल, ठीक है। लीडरशिप, अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है कि लीडर अकेला डिसीजन लेता है, इसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करता डिसीजन मेकिंग में, अकेला खुद वो डिसीजन लेता है। और जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसमें क्या है कि वो टीम को इन्वॉल्व करता है अपने डिसीजन मेकिंग में, वो अकेला डिसीजन नहीं लेता, वो टीम को भी साथ इन्वॉल्व करता है। और लेजी फेयर स्टाइल जो है वो क्या है कि टीम को ज्यादा फ्रीडम देता है कि वो डिसीजन ले, ठीक है, खुद नहीं लेता बल्कि टीम को कहता है, टीम को फोकस करता है कि वो डिसीजन ले। अब बेसिकली मेन क्या डिफरेंस है इन सबका कि ग्रेट मैन थ्योरी में क्या है कि लीडर्स बाय बोर्न होते हैं, ट्रेड थ्योरी में क्या है कि लीडर्स की क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वालिटीज के थ्रू वो उनको जो है वो लीडर बन सकते हैं, बाय बर्थ नहीं होते, क्वालिटीज उनमें ऐसी होती हैं कि वो लीडर्स बन सकते हैं, सीख के बन सकते हैं वो, ठीक है। और बिहेवियरल में क्या है कि लीडर्स का बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है कि ये लर्निंग के थ्रू जो है वो लीडर बन सकते हैं, ठीक है। ये 3 बेसिक्स जो हैं अर्ली लीडरशिप थ्योरीज हैं बड़ी। अब लीडरशिप थ्योरीज में जो सेकंड है वो क्या था, कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि कॉन्टिजेंसी थ्योरीज का बेसिक आइडिया यही है कि एक ही लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में काम नहीं करता, यानी इफेक्टिव लीडरशिप सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जैसे कि टास्क, टीम, एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसीलिए लीडर्स को अपने स्टाइल को सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना होता है। अब इसमें पहला कौन सा है पड़ा, फील्डर कॉन्टिजेंसी थ्योरी, जो कि फ्रेड फील्डर ने डेवलप किया है। इसके मुताबिक लीडरशिप इफेक्टिवनेस 2 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 क्या है, लीडरशिप स्टाइल, और नंबर 2 क्या है, सिचुएशन फेवरेबलनेस, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल क्या है, 2 टाइप के होते हैं, एक टास्क ओरिएंटेड लीडर, एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। अब टास्क ओरिएंटेड लीडर क्या होते हैं, काम कंप्लीट करने पर इनका फोकस होता है। इनका फोकस यही होता है कि बस जैसी भी सिचुएशन है, टास्क को हमने काम कंप्लीट करवाना है, चाहे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो बीमार हैं, वो हमसे छुट्टी मांग रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन हमने कहना है कि पहले अपना टास्क कंप्लीट करें, देन उसके बाद आपको अलाउ है, आप जो करना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं आप जाएं। सबसे पहले हमारा मेनली फोकस इसमें किस पे होता है, उनके टास्क के ऊपर, कि टास्क अपना कंप्लीट करना है। हमें पर्सन से कोई कंसर्न नहीं है कि आइदर उसको कितनी इमरजेंसी है या कितनी उसको नीड है, हम बस उसको कहते हैं आप अपना काम कंप्लीट करें, देन उसके बाद आप जहां जाना चाहते हैं जाएं। और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होता है, लोगों के रिलेशन पर उसका फोकस होता है, वो ये देखता है कि मेरे एम्प्लॉइज की ईजनेस किस में है पड़ी, ठीक है। वो उनको फ्लेक्सिबल रखता है, उनको इजी रखता है, उनके साथ सपोर्ट करता है, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट उसका होता है, ठीक है। और सेकंड जो है सिचुएशन फेवरेबलनेस, इसमें क्या है, यानी सिचुएशन कितनी सपोर्टिव है। अब लीडर मेंबर रिलेशन इसमें आ जाता है कि टीम कितनी सपोर्टिव है। इसमें टास्क स्ट्रक्चर आ जाता है कि टास्क क्लियर है या नहीं है। इसमें लीडर की पावर आ जाती है कि लीडर के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है कि वो कोई काम कर सकता है और किस तरह से कर सकता है। अगर लीडर का स्टाइल सिचुएशन से मैच करे तो वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। और इसमें जो सेकंड थ्योरी है वो कौन सी है, हर्से ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इस थ्योरी में को किसने प्रेजेंट किया, पॉल हर्से एंड क्लैन ब्लैंचर्ड ने, ठीक है। पॉल हर्से एंड क्लैन ब्लैंचर्ड ने ये थ्योरी डेवलप की है। इस थ्योरी का फोकस क्या है कि लीडर अपने फॉलोवर्स की मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से स्टाइल चेंज करे। यानी मैच्योरिटी का मतलब क्या है इसमें कि उसका स्किल्स, उसके कॉन्फिडेंस, उसका एक्सपीरियंस।
اب اس میں جو نیکسٹ کیا آ رہا ہے، لیڈرشپ سٹائلز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. کیا ہے؟ ٹیلنگ، سیلنگ، پارٹیسپیٹنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ. ٹیلنگ کیا ہے؟ اس میں ڈائریکٹنگ کی طرف فوکس ہے کہ جب فالوورز نیو یا ان ایکسپیرینسڈ ہوں، لیڈر انڈائریکٹ انسٹرکشنز دیتا ہو تو یہ کیا ہے؟ ٹیلنگ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بتا رہا ہے، ڈائریکٹلی انسٹرکشنز دے رہا ہے آپ کو، ڈائریکٹلی آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے، ڈائریکشن پرووائڈ کر رہا ہے آپ کو. سیلنگ میں کیا ہے؟ کوچنگ دی جا رہی ہے آپ کو. فالوورز تھوڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس میں، لیڈرز ایکسپلین اور موٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹیسپیٹنگ میں کیا ہے؟ سپورٹیو انوائرمنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ فالوورز کیپیبل ہوتے ہیں، اس میں تھوڑے سے میچورٹی لیول تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے یہاں پر. اس میں لیڈرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈیسیژن میکنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ڈیلیگیٹنگ میں کیا ہے کہ فالوورز ہائیلی اسکلڈ ہوتے ہیں. یہاں پر اب دیکھو فل اسکلز آ گئی ہیں ان میں. اب لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کام دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں، وہ کام خود کرتے ہیں کیونکہ وہ اسکلڈ پرسن ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ لیڈر کا سٹائل فالوور کے لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈلی اس میں کیا ہے؟ پاتھ گول تھیوری. پاتھ گول تھیوری کیا ہے؟ یہ روبرٹ ہاؤس نے ڈیولپ کی ہے. ٹھیک ہے. اس تھیوری کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ لیڈرز کا کام ہے فالوورز کے لیے کلیئر پاتھ بنانا گول اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. گولز کو اچیو کرنے کے لیے فالوورز کے لیے کلیئر پاتھ ڈیزائن کرنا، ان کو ڈیسٹینیشن پرووائڈ کرنا. اس میں لیڈر کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ ڈائریکشن دیتا ہے، موٹیویشن پرووائڈ کرتا ہے، آبسٹیکلز دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ آبسٹیکلز کو ریموو کرتا ہے. لیڈرشپ سٹائل میں یہ اس کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے، ان کو سپورٹ سٹائل دیتا ہے، ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ان کو اچیومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. اب تھرڈ کیا ہے؟ کنٹمپریری ویوز آف لیڈرشپ. اب اس میں 4 چیزیں آ رہی ہیں. فرسٹ ہے لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری. لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری کے مطابق لیڈر اور ہر فالوور کے درمیان ریلیشن شپ کی کوالٹی لیڈرشپ افیکٹونیس کو ڈٹرمن کرتی ہے. اگر ریلیشن شپ ہائی کوالٹی ہو تو اس میں ٹرسٹ، ریسپیکٹ اور میوچل سپورٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے امپلائی اور لیڈرز کے درمیان اسٹرانگ باؤنڈ بن جاتا ہے اور پرفارمنس اور جاب سیٹسفیکشن بھی بڑھ جاتی ہے. اس تھیوری کے مطابق لیڈر ہر سب آرڈینیٹ کے ساتھ سیم بیہیویئر نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ ان گروپ میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے اور کچھ آؤٹ گروپ میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ کمپیریٹیولی ڈسٹینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ انٹریکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ان گروپ جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. سیکنڈ جو اس میں ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشنل اور ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. اب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا فوکس امپلائیز کو انسپائر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ایکسپیکٹڈ پرفارمنس سے زیادہ اچیو کریں. اس میں لیڈر موٹیویشن، ویژن اور چینج پر فوکس کرتا ہے، جبکہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فوکس ایکسٹرنسک موٹیویشن پر ہوتا ہے، جس میں ریوارڈز اور پنشمنٹ کے ذریعے امپلائیز کو مینج کیا جاتا ہے. دونوں لیڈرشپ سٹائل ڈیفرنٹ سچویشن میں افیکٹو ہو سکتے ہیں. تھرڈلی جو ہے وہ کیا ہے؟ چارمسٹک اور ویژنری لیڈرشپ سٹائل. اب جو چارمسٹک جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ کیا ہے کہ لیڈر کی پرسنالٹی، چارم اور انفلوئنس امپورٹنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کے اگینسٹ میں جو ویژنری لیڈرشپ ہے اس میں کیا ہے؟ لیڈر ایک کلیئر اور پاورفل ویژن پریزنٹ کرتا ہے جو آرگنائزیشن کو ڈائریکشن دیتا ہے. دونوں سٹائل افیکٹو ہو سکتے ہیں، لیکن چارمسٹک جو لیڈرشپ ہے کبھی کبھی لوگوں کو زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے جو کلٹ لائک سچویشن کریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو فورتھ نمبر پہ ہے وہ کیا ہے؟ ٹیم لیڈرشپ. اب ٹیم لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ کے پیپل کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرنا تاکہ وہ ایک شیئرڈ گول اچیو کر سکیں. یہ ماڈرن آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ سکل ہے. ٹیم لیڈر کے 2 مین پرائورٹیز ہوتی ہیں: ٹیم کے ایکسٹرنل باؤنڈری کو مینج کرنا اور سیکنڈ کیا ہے؟ ٹیم پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کو مل کر کمبائن کر کے اس کو بیٹر طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. تو جو کام ٹیم میں ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ بیٹر طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں انسان کی پاور، انسان کی ایفرٹ اور
स्ट्रगल जो है ना वो एज अ टीम डेवलप होती है, ठीक है। अगर आपके पास एक स्किल अच्छी है, दूसरे के पास दूसरी स्किल अच्छी है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि किसकी कौन सी स्किल हम एडवांटेज ले सकते हैं एज अ टीम वर्क, तो उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टीम डेवलपमेंट ओवर टाइम। अब टीम इसमें बिल्ड करनी है, टीम डेवलप करनी है, उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस की यहाँ पर बात हो रही है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फॉर्मिंग स्टेज, सेकंड है स्टॉर्मिंग स्टेज, थर्ड वन है नॉर्मिंग स्टेज, एंड लास्टली है परफॉर्मिंग स्टेज। इन 4 स्टेजेस की बात हो रही है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें है क्या। जो फॉर्मिंग स्टेज है ना, फॉर्मिंग स्टेज टीम डेवलपमेंट का पहला स्टेप होता है, जहां पर टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन होता है। इसको पोलाइट स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस फेज में मेंबर्स ज्यादा फ्रेंडली और फॉर्मल होते हैं। टीम का फोकस सिमिलैरिटीज पर होता है और मेंबर्स लीडर, स्ट्रक्चर और डायरेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। इस वक्त मेंबर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि इनका बिहेवियर क्लियर होता है, लेकिन डिस्कशन जर्नल और अनक्लियर होती है। इस स्टेज में इनफॉर्मल पैकिंग ऑर्डर्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली होता है। सेकंड स्टेज जो है वो है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि टीम मेंबर्स लीडरशिप के लिए compete करना स्टार्ट करते हैं और ग्रुप प्रोसेस को टेस्ट करते हैं। इसको विन लूज स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेंबर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट और क्लैशेस होते हैं। लोग ग्रुप कंट्रोल के लिए साइड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि टीम और प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है और गोल्स, टास्क्स और प्रोग्रेस को लेकर फ्रस्ट्रेशन होती है। थर्ड स्टेज क्या है, नॉर्मिंग स्टेज है। नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, स्टॉर्मिंग के बाद जो फेज आता है वो आता है नॉर्मिंग स्टेज का। इसमें नॉर्मिंग स्टेज डेवलप होता है जो कभी कभी टाइम लेता है। इस स्टेज में टीम मेंबर्स इफेक्टिवली एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रुप गोल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीम अपने रूल्स और बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करती है। मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल शेयर करने के लिए रेडी होते हैं। इस स्टेज में लोग एक दूसरे को वैल्यू और रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो फोर्थ स्टेज है वो है परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, परफॉर्मिंग स्टेज में टीम फुली इफेक्टिव हो जाती है और रिजल्ट्स डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है। टीम सेल्फ डायरेक्टेड होती है और ज्यादा मैनेजमेंट डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इस स्टेज में जो कॉन्फिडेंस, प्राइड जो होता है ना वो ज्यादा होता है और टीम का विजन और इंडिविजुअल गोल्स अलाइन हो जाते हैं। अगर टीम और ज्यादा डेवलप हो जाए तो वो हाईली परफॉर्मेंस टीम बन सकती है। इसमें क्या होता है कि हाई परफॉर्मिंग टीम टास्क और पीपल रिलेशनशिप्स दोनों को ऑप्टिमाइज करती है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस कर्व टीम के जो वर्किंग ग्रुप से लेकर हाई परफॉर्मिंग टीम तक का जर्नी को शो करता है, ठीक है। परफॉर्मिंग स्टेज में बेसिकली जो है वो इनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि एक्चुअली यहाँ पर वो परफॉर्म किस तरह का कर रहे हैं। अब जो मैनेजमेंट फंक्शन की लास्ट स्टेज है ना, लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग का, उसको हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को मैनेज या डायरेक्ट करना या किसी पर पावर रखना। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि किसी के बिहेवियर को अनरीजनेबल तरीके से कंट्रोल करना। मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि इंश्योर करना कि काम प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। इस प्रोसेस में गोल्स की तरफ प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है, डेविएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर करेक्शंस के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ये कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को कंसीडर करता है। कंट्रोलिंग एक कंसेप्टिव प्रोसेस है जिसमें स्टैंडर्ड्स को दोबारा चेक किया जाता है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और चेंजिंग सिचुएशंस के मुताबिक स्टैंडर्ड्स को अपडेट भी किया जाता है। अब जो कंट्रोलिंग के कुछ प्रोसेस हैं, इनको कंट्रोलिंग का प्रोसेस भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग के कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। जो मेनली जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वन उसमें है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या करते हैं, इस स्टेप में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक स्टैंडर्ड्स को हाई या लो किया जाता है और नए स्टैंडर्ड्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं।
सेकंड इसमें है मयरिंग परफॉर्मेंस। इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मयर किया जाता है, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, वर्कर्स की अटेंडेंस, सेफ्टी रिकॉर्ड एंड सप्लाईज वगैरह। थर्ड जो स्टेज है उसमें क्या है कि कंपेयरिंग परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड। इस स्टेज में एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट किया गया है कि स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर कोई डिफरेंस हो तो उसकी वजह को फाइंड किया जाता है। ठीक है। फोर्थ जो है वो है करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है। अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। फ्यूचर एक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज किए जाते हैं और नेसेसरी चेंजिंग्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। अदर कंपोनेंट्स भी हैं बड़े अब कंट्रोलिंग के। उसमें फर्स्ट वन क्या है, फीडबैक का। फीडबैक में क्या है कि ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैनेजर यूज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को या करेक्टली तरीके से मेजर किया जा सके। ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज। ये पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि मैनेजर के डिसीजंस प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। थर्ड जो है इसमें कंपोनेंट वो क्या है, कंकरेंट कंट्रोल। ये कंट्रोल उस वक्त अप्लाई होता है जब प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी प्रोसेस के दौरान ही चेंजिंग किए जाते हैं। ठीक है। जो लास्ट है वो क्या है, पोस्ट एक्शन कंट्रोल। इसमें पास्ट एक्टिविटीज को एवेलुएट किया जाता है ताकि फ्यूचर में इंप्रूवमेंट की जा सके। ठीक है। ये कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं बड़े कंट्रोलिंग के। तो मेनली हमारा कंट्रोल में फोकस इसी चीज पे होता है कि हमने किस तरह से एक्टिविटीज जो हमारी परफॉर्म हुई हैं उनको हमने किस तरीके से हैंडल करना है, हमारा वो वर्किंग पैटर्न किस तरह से चल रहा है, इन सारी एक्टिविटीज को इसमें एंगेज किया जाता है। ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर 4 in our live class. That's all for today. If you have any query, then please discuss with me in your class group. Thank you.